कहानी की शुरुआत दुबई एयरपोर्ट से होती है, जहां से K-29 नाम की एक पैसेंजर फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस विमान की कमान अनुभवी पायलट रॉबिन एलन और फर्स्ट ऑफिसर एना कोवाक के हाथों में होती है। विमान में कुल 216 यात्री सवार होते हैं और सबको उम्मीद होती है कि लगभग 7 घंटे बाद वे सुरक्षित लंदन पहुंच जाएंगे। इन्हीं यात्रियों में फर्स्ट क्लास में बैठा होता है सैम नेल्सन, जो एक बेहद होशियार बिजनेस नेगोशिएटर होता है। वह किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी बिखरी हुई शादी को बचाने की आखिरी कोशिश करने लंदन लौट रहा होता है। उसकी पत्नी मार्शा उससे अलग रह रही होती है। वह साफ कह चुकी होती है कि अब उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब डेनियल नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ चुका होता है। लेकिन सैम अब भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वह मार्शा के लिए एक सोने का खूबसूरत हार खरीद कर लाया होता है, जिसे वह अपनी सीट के ऊपर बने लगेज कंपार्टमेंट में सुरक्षित रख देता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। यात्री आराम से अपनी अपनी सीटों पर बैठे होते हैं और विमान भी बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। तभी इकोनॉमी क्लास में बैठी नाओमी वॉशरूम जाने के लिए अपनी सीट से उठती है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक बुलेट पर जाती है। यह देखकर नाओमी घबरा जाती है। वह तुरंत अपनी सीट पर लौटती है और अपने दोनों दोस्तों को वह बुलेट दिखाती है। तीनों समझ नहीं पाते कि आखिर एक पैसेंजर फ्लाइट के वॉशरूम में गोली कैसे पहुंच सकती है। इसी दौरान पास में बैठा टेरी नाम का एक आदमी उनकी घबराहट देख लेता है। टेरी पहले भी नाओमी की मदद कर चुका होता है, इसलिए नाओमी उस पर भरोसा कर लेती है और वह गोली उसे दे देती है। टेरी उसे भरोसा दिलाता है कि वह फ्लाइट अटेंडेंट को यह गोली दिखाकर पूरी बात पता करेगा। लेकिन जैसे ही टेरी वहां से निकलता है, वह फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाने के बजाय सीधे फर्स्ट क्लास की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उसका वहां जाना नियमों के खिलाफ होता है। लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता और सीधे स्टुअर्ट नाम के एक यात्री के पास पहुंच जाता है। यही कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। असल में टेरी और स्टुअर्ट आम यात्री नहीं होते। वे एक खतरनाक गैंग का हिस्सा होते हैं, जिसका प्लान इस पूरे विमान को हाईजैक करना होता है। टेरी स्टुअर्ट को बताता है कि उनकी टीम के किसी सदस्य से गलती से एक गोली गिर गई थी, जिसे एक लड़की ने ढूंढ लिया है। अगर यह बात फैल गई तो उनका पूरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता है। ये सुनते ही स्टुअर्ट तुरंत फैसला लेता है कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। जो हाईजैकिंग कई घंटे बाद शुरू होनी थी, अब उसे सिर्फ 5 मिनट में अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए वह टेरी को एक हरे रंग की टोपी पहनने का आदेश देता है। यह टोपी उनकी पूरी टीम के लिए एक गुप्त संकेत होती है, जिसका मतलब होता है कि अब प्लान तुरंत शुरू किया जाएगा। टेरी वापस इकोनॉमी क्लास में लौट आता है। उसके सिर पर हरी टोपी देखते ही उसके बाकी 3 साथी जेडन, जेमी और लुइस समझ जाते हैं कि अब सिर्फ 5 मिनट बाद पूरा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। इसके बाद टेरी फिर से नाओमी के पास पहुंचता है और झूठ बोलता है कि फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया है कि यह गोली किसी सैनिक की होगी जो गलती से नीचे गिर गई थी, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नाओमी को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वह अपने दोस्तों के साथ फैसला करती है कि वे खुद किसी फ्लाइट अटेंडेंट से बात करेंगे। कुछ देर बाद उन्हें आर्थर नाम का एक फ्लाइट अटेंडेंट दिखाई देता है। जैसे ही वे उसे गोली मिलने की पूरी बात बताते हैं, तभी अचानक विमान के अलग अलग हिस्सों से 5 हथियारबंद लोग अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में बंदूकें होती हैं और देखते ही देखते वे पूरे विमान पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। पूरे केबिन में अफरा तफरी मच जाती है। यात्री डर के मारे अपनी सीटों पर ही जमे रह जाते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि अपनी जगह से हिल सके। कुछ ही पलों में हाईजैकर्स सभी यात्रियों के मोबाइल फोन, टैबलेट और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छीन लेते हैं, ताकि कोई भी बाहर की दुनिया से संपर्क न कर सके। अब विमान के अंदर मौजूद हर इंसान पूरी तरह उनकी गिरफ्त में आ चुका होता है। उधर कॉकपिट में बैठे पायलट रॉबिन सिक्योरिटी कैमरे के जरिए यह सब देख लेते हैं। बिना एक पल गंवाए वह दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक सिक्योरिटी अलर्ट भेज देते हैं कि विमान में गंभीर सुरक्षा घटना हो चुकी है। लेकिन हाईजैकर्स को भी इस बात का पूरा अंदाजा होता है कि विमान पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए कॉकपिट का दरवाजा खुलवाना सबसे जरूरी है। उन्हें रॉबिन की निजी जिंदगी का एक ऐसा राज भी पता होता है जिसे शायद ही कोई जानता हो। रॉबिन का फ्लाइट अटेंडेंट कॉलेट के साथ प्रेम संबंध चल रहा होता है। यही बात हाईजैकर्स उसका सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। वे कॉलेट को पकड़कर कॉकपिट के बाहर ले आते हैं और उसकी जान को खतरे में डाल देते हैं। रॉबिन यह सब सिक्योरिटी कैमरे में देख रहा होता है। वह अच्छी तरह जानता है कि नियमों के अनुसार हाईजैकिंग के दौरान कॉकपिट का दरवाजा किसी भी हाल में नहीं खोला जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ कॉलेट की जान दांव पर लगी होती है। आखिरकार अपने प्यार को बचाने के लिए रॉबिन अपने कर्तव्य से समझौता कर लेता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, एना उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। घबराहट और दबाव में रॉबिन पास पड़ी धातु की एक बोतल से एना के सिर पर वार कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब रॉबिन कॉकपिट का दरवाजा खोल देता है और उसी पल पूरा कॉकपिट भी हाईजैकर्स के कब्जे में चला जाता है। इसके बाद स्टुअर्ट
स्टुअर्ट रॉबिन को दोबारा दुबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने का आदेश देता है। इस बार रॉबिन मजबूरी में झूठ बोलता है कि पहले जो सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया था वह सिर्फ कुछ नशे में धुत यात्रियों की शरारत थी और अब विमान में सब कुछ सामान्य है। जमीन पर मौजूद अधिकारियों को भी यही लगता है कि खतरा पूरी तरह टल चुका है। इस तरह विमान की हाईजैकिंग सफलतापूर्वक शुरू हो जाती है। क्योंकि विमान अब ऑटो पायलट पर उड़ रहा होता है, इसलिए स्टुअर्ट रॉबिन को कॉकपिट से बाहर निकाल देता है। रॉबिन फर्स्ट क्लास में बैठ जाता है, जहां सैम नेल्सन उसकी घबराहट को तुरंत समझ जाता है। सैम बिना किसी को शक हुए एक अनोखा तरीका अपनाता है। वह इन फ्लाइट वीडियो गेम की मदद से रॉबिन तक गुप्त संदेश पहुंचाना शुरू करता है। दोनों बिना बोले एक ऐसी योजना बनाने लगते हैं जिससे शायद इस विमान में बैठे सभी लोगों की जान बचाई जा सके। कुछ समय बाद विमान इराक के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है। वहां का एयर ट्रैफिक कंट्रोल कई बार विमान से संपर्क करने की कोशिश करता है। मजबूरी में हाईजैकर्स रॉबिन को दोबारा कॉकपिट में भेजते हैं ताकि वह सब कुछ सामान्य होने का नाटक कर सके। लेकिन इस बार रॉबिन चुपचाप एक छोटा सा कदम उठाता है। वह विमान के नेविगेशन सिस्टम का डायल बहुत हल्का सा घुमा देता है। देखने में यह बदलाव मामूली लगता है, लेकिन यही वह गुप्त संकेत होता है जो उसने और सैम ने पहले से मिलकर तय किया था। कुछ देर बाद ब्रिटेन की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर एलिस सिंक्लेयर विमान से जुड़ी कई छोटी छोटी असामान्य घटनाओं को जोड़ना शुरू करती है। उसे महसूस होने लगता है कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। वह दुबई से आई उस रिपोर्ट को ध्यान से देखती है जिसमें बताया गया था कि पायलट रॉबिन ने पहले विमान में सुरक्षा संबंधी खतरे की सूचना दी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसी सूचना को झूठा अलार्म बताकर वापस ले लिया। इसके बाद बगदाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिपोर्ट भी सामने आती है जिसमें लिखा होता है कि उनसे विमान का संपर्क बार बार टूट रहा था। एक अनुभवी पायलट से ऐसी गलतियां होना लगभग नामुमकिन था। इसी बीच एलिस की नजर विमान के फ्लाइट रूट पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि विमान अपने तय रास्ते से बहुत हल्का सा हट गया है। यह बदलाव इतना छोटा होता है कि आम इंसान शायद इसे नोटिस भी न करे, लेकिन एलिस तुरंत समझ जाती है कि रॉबिन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वह बिना कुछ बोले जमीन पर मौजूद लोगों को यह संकेत देने की कोशिश कर रहा होता है कि विमान हाईजैक हो चुका है। उधर विमान के अंदर सैम नेल्सन लगातार कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फर्स्ट क्लास में बैठा एक और यात्री जिसका नाम यूसुफ होता है और जो पहले सेना में रह चुका होता है, सैम के पास आता है। वह बताता है कि उसे शक है कि हाईजैकर्स के पास मौजूद ज्यादातर बंदूकों में असली गोलियां नहीं बल्कि ब्लैंक बुलेट्स हैं। ऐसी गोलियां तेज आवाज तो करती हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में सामने वाले को मारने के लिए नहीं बनाई जाती। हालांकि वह यह भी कहता है कि बिना गोली देखे वह पूरी तरह यकीन से कुछ नहीं कह सकता। तभी फ्लाइट अटेंडेंट आर्थर मौका देखकर चुपके से फर्स्ट क्लास में पहुंचता है और सैम को बताता है कि नाओमी ने वॉशरूम में जो गोली देखी थी वही इस राज को खोल सकती है। सैम तुरंत एक योजना बनाता है। वह यूसुफ से एक कागज पर 2 तस्वीरें बनवाता है। पहली तस्वीर असली गोली की होती है जिस पर ए लिखा जाता है, जबकि दूसरी तस्वीर ब्लैंक बुलेट की होती है जिस पर बी लिखा जाता है। कुछ देर बाद जब हाईजैकर्स यात्रियों को पानी की बोतलें बांटने की अनुमति देते हैं और सर्विस ट्रॉली पूरे विमान में घूमने लगती है, तभी सैम बेहद सावधानी से वह कागज हेड फ्लाइट अटेंडेंट डेविया को थमा देता है। डेविया बिना किसी को शक होने दिए वह कागज आर्थर तक पहुंचा देती है और आर्थर उसे नाओमी को दिखाकर पूछता है कि वॉशरूम में मिली गोली इन दोनों में से किस तरह की थी। नाओमी ध्यान से तस्वीरें देखती है और अपना जवाब दे देती है। आर्थर वापस सैम के पास लौटने लगता है, लेकिन तभी स्टुअर्ट उसकी हरकतों पर शक कर लेता है। वह उसे रोककर पूछताछ करने लगता है। अपनी चालाकी दिखाते हुए आर्थर बहाना बनाता है कि वह सीट 23B पर बैठी एक रोती हुई लड़की को शांत कराने गया था। वह जानबूझकर बी शब्द पर थोड़ा ज्यादा जोर देता है। बस यही एक इशारा सैम के लिए काफी होता है। वह समझ जाता है कि नाओमी ने दूसरी तस्वीर चुनी थी, यानी ज्यादातर हाईजैकर्स के पास मौजूद बंदूकों में सचमुच ब्लैंक बुलेट्स हैं। इसी दौरान एक यात्री नासिर अपनी सीट से उठता है। उसे अपने अंकल की दवा ऊपर रखे लगेज कंपार्टमेंट से निकालनी होती है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा होता है, हाईजैकर जेडन गुस्से में आकर उसे जोर से मार देता है। यह देखकर नासिर और उसका चचेरा भाई अपना आपा खो बैठते हैं और दोनों हाईजैकर्स से भिड़ जाते हैं। धक्का मुक्की के बीच लुइस के पेट में कैंची घुस जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। पूरे विमान में अफरा तफरी मच जाती है। उसी समय केट नाम की एक महिला घबरा जाती है क्योंकि उसकी छोटी बेटी लिजी अपनी सीट से गायब हो चुकी होती है। केट और शीना नाम की दूसरी महिला उसे ढूंढने के लिए सीटों के बीच भागने लगती हैं। हाईजैकर्स का ध्यान दूसरी तरफ जाते ही सैम इस मौके का फायदा उठाता है। वह चुपके से गलियारे से होते हुए कैटरिंग वाले हिस्से तक पहुंच जाता है जहां टेरी अकेला होता है। सैम बिना समय गंवाए एक भारी धातु की दराज पूरी ताकत से टेरी पर दे मारता है। अचानक हुए हमले से टेरी लड़खड़ा जाता है, लेकिन अगले ही पल वह पलटकर सैम को जोरदार लात मारता है और पास रखा कांच का कॉफी पॉट तोड़कर उसके नुकीले टुकड़े से हमला करने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरा यात्री जोंटी वहां पहुंच जाता है। वह सैम की
की मदद के लिए टेरी पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर सैम पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और उसका पूरा स्प्रे टेरी के चेहरे पर छोड़ देता है। तभी टेरी तुरंत अपनी बंदूक निकालकर दोनों पर तान देता है। जोंटी डरकर पीछे हट जाता है, लेकिन सैम वहीं खड़ा रहता है। उसे पूरा भरोसा होता है कि टेरी गोली नहीं चला सकता क्योंकि उसकी बंदूक में ब्लैंक बुलेट्स हैं। इसी भरोसे के साथ वह टेरी को उकसाने लगता है कि अगर हिम्मत है तो गोली चलाकर दिखाए। अगले ही पल पूरे विमान में गोली चलने की तेज आवाज गूंज उठती है। कुछ सेकंड तक पूरा विमान सन्न रह जाता है। फिर सबकी नजर स्टुअर्ट पर जाती है। दरअसल गोली टेरी ने नहीं बल्कि स्टुअर्ट ने चलाई होती है, और इस बार वह किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि सचमुच एक यात्री की जान लेने के लिए चलाई गई होती है। उसी पल सभी को पता चल जाता है कि स्टुअर्ट की बंदूक में असली गोलियां हैं। पूरे विमान में चीख पुकार मच जाती है। सभी यात्री डर के मारे अपनी अपनी सीटों पर लौट जाते हैं। उधर केट घबराई हुई अपनी बेटी लिजी को ढूंढती हुई सीटों के बीच रेंगने लगती है। कुछ देर बाद उसे लिजी सुरक्षित मिल जाती है और वह राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर शीना की खाली सीट पर पड़ती है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि जिस यात्री की अभी अभी मौत हुई है वह कोई और नहीं बल्कि शीना थी। अब सैम भी समझ चुका होता है कि स्टुअर्ट के पास असली गोलियां हैं, इसलिए वह मजबूर होकर खुद को उनके हवाले कर देता है। हाईजैकर्स उसे बांधकर दीवार के साथ खड़ा कर देते हैं। इसी दौरान घायल लुइस इलाज के लिए डेविया के पास आता है। उसका घाव इतना गहरा होता है कि डेविया अकेले उसका इलाज नहीं कर सकती। मजबूरी में वह सैम के हाथ खोल देती है ताकि वह घाव पर दबाव बनाकर खून बहना रोक सके और वह खुद पट्टी बांध सके। दोनों पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लुइस का खून लगातार बहता रहता है। अपनी हालत बिगड़ती देखकर लुइस सैम से अपनी जेब से मोबाइल निकालने के लिए कहता है। वह आखिरी बार अपनी माँ से बात करना चाहता होता है। जब सैम उसकी माँ से हुई वह भावुक बातचीत सुनता है, तब उसे एहसास होता है कि लुइस कोई खूंखार अपराधी नहीं बल्कि एक सामान्य लड़का है जो किसी गलत फैसले की वजह से इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन गया है। कुछ देर बाद लुइस के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी सांसें तेजी से टूटने लगती हैं। सैम तुरंत मदद के लिए चिल्लाता है। तभी विमान में मौजूद डॉक्टर डेविड, जो केट का पति भी होता है, तुरंत वहां पहुंच जाता है। वह लुइस की हालत देखकर समझ जाता है कि उसके फेफड़ों के पास हवा भर गई है और बिना इलाज के उसकी जान नहीं बचेगी। ऐसे में वह अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता है। वह एक साधारण पेन खोलता है और उसके खोखले हिस्से को लुइस की छाती में डालकर अंदर फंसी हवा बाहर निकाल देता है। इससे लुइस को फिर से सांस लेने में थोड़ी राहत मिलने लगती है। उधर जमीन पर ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी नील वॉल्श अपनी कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक अनजान आदमी उनके पास आता है, चुपचाप एक लिफाफा उनके हाथ में थमाता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कार में बैठने के बाद नील जब वह लिफाफा खोलते हैं तो अंदर मौजूद कागज देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें विमान हाईजैक करने वालों की नहीं बल्कि उन असली लोगों की मांगें लिखी होती हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे बैठे होते हैं। कुछ समय बाद स्टुअर्ट फिर सैम के पास आता है। उसी दौरान सैम लुइस को यह कहते हुए सुन लेता है कि उसने अपनी माँ को फोन किया था, लेकिन वह जिस तरह यह बात कहता है उससे सैम को एक बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। सैम समझ जाता है कि लुइस और स्टुअर्ट के बीच सिर्फ साथ होने का रिश्ता नहीं बल्कि खून का रिश्ता है। दोनों सगे भाई हैं। अब सैम इसी रिश्ते का फायदा उठाने का फैसला करता है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर वह स्टुअर्ट की इस कमजोरी को सही तरह इस्तेमाल कर पाया तो शायद इस विमान में बैठे सभी लोगों की जान बचाने का एक नया रास्ता निकल सकता है। लुइस की बिगड़ती हालत देखकर सैम तुरंत स्टुअर्ट को समझाने की कोशिश करता है कि विमान को तुरंत हंगरी में उतार देना चाहिए। अभी विमान उसी देश के ऊपर उड़ रहा होता है और लंदन पहुंचने में अभी लगभग 3 घंटे बाकी होते हैं। सैम अच्छी तरह जानता होता है कि लुइस सिर्फ उसकी छाती में लगी एक साधारण पेन की ट्यूब के सहारे जिंदा है। अगर उसे जल्द अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी जान बचाना लगभग नामुमकिन होगा। सैम स्टुअर्ट को भरोसा दिलाता है कि जैसे ही लुइस को अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा विमान दोबारा उड़ान भर सकता है। लेकिन सैम के मन में एक अलग ही योजना चल रही होती है। उसे पता होता है कि जैसे ही विमान हंगरी में उतरेगा वहां की सेना और सुरक्षा बल तुरंत विमान को घेर लेंगे और इस हाईजैकिंग का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। लेकिन तभी लुइस खुद सैम से विनती करने लगता है कि किसी भी हालत में विमान को नीचे मत उतारो। वह बताता है कि इस पूरी हाईजैकिंग के पीछे बैठे असली लोग चाहते हैं कि उनका बनाया हुआ प्लान बिना किसी रुकावट के पूरा हो। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो वे इस मिशन में शामिल हर व्यक्ति के परिवार को मार डालेंगे। लुइस बताता है कि उन लोगों के पास सिर्फ हाईजैकर्स के परिवार की नहीं बल्कि सैम के परिवार की जानकारी भी पहुंच चुकी है। अगर विमान तय योजना के मुताबिक आगे नहीं बढ़ा तो किसी की भी जान सुरक्षित नहीं रहेगी। अब स्टुअर्ट के सामने एक तरफ अपने भाई की जान होती है और दूसरी तरफ अपनी माँ की जिंदगी। लुइस समझ जाता है कि अगर वह जिंदा रहा तो स्टुअर्ट उसे बचाने के लिए हर हाल में विमान उतरवाने की कोशिश करेगा। इसी
इसी वजह से वह अपनी छाती में लगी पेन की ट्यूब खुद ही बाहर खींच देता है और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। लेकिन उसकी यह कुर्बानी भी बेकार साबित होती है। उधर जमीन पर उसकी माँ पहले ही यह समझ चुकी होती है कि अब उसकी मौत तय है। इसी डर और बेबसी में वह सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। अब हाईजैकिंग पहले से भी ज्यादा भयानक रूप ले चुकी होती है। उधर ब्रिटेन में सरकार लगातार इस संकट का हल निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी होम सेक्रेटरी नील वॉल्श वहां पहुंचते हैं और अपने पास आया वह रहस्यमयी खत सबके सामने पढ़ना शुरू करते हैं। तभी इस पूरी साजिश की असली वजह सामने आती है। कुछ महीने पहले एडगर जैनसन और जॉन बेली ब्राउन नाम के दो बेहद खतरनाक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों चीप साइड फर्म नाम के एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी संगठन के बॉस थे। यह संगठन ड्रग्स, हथियारों और मानव तस्करी जैसे कई बड़े अपराधों में शामिल था। अब उसी संगठन ने K-29 फ्लाइट को हाईजैक किया था। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी, लंदन पहुंचने से पहले एडगर और जॉन को जेल से रिहा किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विमान में मौजूद सभी 216 यात्रियों को मार दिया जाएगा। आखिरकार नील मजबूर होकर दोनों अपराधियों को रिहा करने का फैसला लेते हैं। उन्हें मोबाइल फोन दिए जाते हैं, एक कार दी जाती है और बिना किसी रोक टोक के वहां से निकलने दिया जाता है। लेकिन अपराधियों को पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। अपनी भागने की योजना सुरक्षित रखने के लिए एडगर तुरंत स्टुअर्ट को संदेश भेजता है कि वह किसी एक बंधक को मारकर उसकी तस्वीर भेजे ताकि सरकार समझ जाए कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। स्टुअर्ट सबसे पहले डेविया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम उसे रोकता है और याद दिलाता है कि शीना पहले ही मर चुकी है। उसकी तस्वीर भेजकर भी वही संदेश दिया जा सकता है। स्टुअर्ट को यह बात सही लगती है। वह शीना की तस्वीर खींचकर एडगर को भेज देता है। कुछ ही सेकंड बाद एडगर वही तस्वीर सरकार तक पहुंचा देता है और साफ कर देता है कि अगर उनकी भागने की योजना में किसी ने भी दखल दिया तो अगली बार किसी और यात्री की लाश भेजी जाएगी। इधर एडगर और जॉन अपनी कार से भाग रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ट्रैफिक चेक पोस्ट दिखाई देती है। असल में वह सामान्य पुलिस जांच होती है, लेकिन एडगर को लगता है कि सरकार ने जानबूझकर उन्हें रोकने के लिए यह जाल बिछाया है। घबराहट में एडगर स्टुअर्ट को दूसरा संदेश भेज देता है। इस बार आदेश साफ होता है, एक और बंधक को तुरंत मार दो। संदेश पढ़ते ही स्टुअर्ट का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एक महिला यात्री को पकड़कर जमीन पर घसीटता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है, लेकिन सैम बिना एक पल गंवाए स्टुअर्ट पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच बंदूक छीनने की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सैम की हिम्मत देखकर जोंटी भी पीछे नहीं हटता। वह पीछे से टेरी के सिर पर प्लास्टिक का बैग चढ़ाकर उसका दम घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। पूरे सफर के दौरान चुपचाप बैठी रहने वाली अमांडा नाम की एक महिला अपनी सीट से उठती है। वह आराम से वॉशरूम में जाती है और अपने बैग में छिपाई हुई एक असली बंदूक निकालती है। इसके बाद वह बिना किसी घबराहट के सीधे विमान के अगले हिस्से की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वह कॉकपिट के पास पहुंचती है, वह पायलट रॉबिन पर गोली चला देती है। गोली सीधे उसके चेहरे पर लगती है और रॉबिन वहीं ढेर हो जाता है। अगले ही पल अमांडा कॉकपिट के अंदर घुसती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब पूरे विमान का नियंत्रण एक ऐसी महिला के हाथ में आ चुका होता है जो स्टुअर्ट की टीम का हिस्सा भी नहीं होती। यह देखकर सैम और स्टुअर्ट दोनों हैरान रह जाते हैं। स्टुअर्ट खुद स्वीकार करता है कि वह अमांडा को नहीं जानता और उसका इस हाईजैकिंग से कोई संबंध नहीं है। उधर बाकी यात्री मिलकर लगभग सभी हाईजैकर्स को काबू में कर चुके होते हैं। सैम स्टुअर्ट को समझाता है कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। आखिरकार स्टुअर्ट अपनी बंदूक सैम के हवाले कर देता है। अब विमान में असली गोलियों वाली एकमात्र बंदूक सैम के हाथ में होती है। सैम सभी यात्रियों को भरोसा दिलाता है कि हाईजैकिंग लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन असली खतरा अभी भी कॉकपिट के अंदर मौजूद अमांडा होती है। लंदन पहुंचने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा होता है। इसी दौरान इलेक नाम का एक यात्री सैम के सामने एक चौंकाने वाला सच कबूल करता है। वह बताता है कि हाईजैकर्स के हथियार उसी ने अपने बैग में छिपाकर विमान के अंदर पहुंचाए थे। वह ऐसा अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इसलिए करने पर मजबूर हुआ था क्योंकि अपराधी संगठन ने उसके परिवार को बंधक बना रखा था। जब सैम उससे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसी को क्यों चुना, तब इलेक बताता है कि वह पेशे से शेयर बाजार में काम करता है। यहीं इस पूरी साजिश का दूसरा चेहरा सामने आता है। असल मकसद सिर्फ अपराधियों को जेल से छुड़ाना नहीं था। जैसे ही मीडिया में विमान हाईजैक होने की खबर फैली, एयरलाइन कंपनी के शेयर तेजी से गिरने लगे। एडगर और जॉन पहले से ही उसी गिरावट पर दांव लगा चुके थे, यानी जितना ज्यादा कंपनी के शेयर नीचे जाते उतना ही ज्यादा पैसा उनकी जेब में आता। इस चाल से वे अब तक करोड़ों रुपए कमा चुके होते हैं। इतनी बड़ी कमाई के बाद जॉन चाहता है कि अब दोनों तुरंत हेलीकॉप्टर तक पहुंचकर देश छोड़ दें, लेकिन लालच में अंधा हो चुका एडगर और ज्यादा पैसा कमाने के लिए रुकना चाहता है। यही लालच उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। जॉन चुपचाप अपने आदमियों को इशारा करता है कि अब योजना का अगला चरण समय से पहले शुरू कर दिया जाए। कुछ ही सेकंड बाद उनका एक आदमी पीछे से आता है और एडगर के सिर में गोली मार देता है। एडगर की वहीं मौत हो जाती है। अब रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट चुका होता है। जॉन तुरंत अपने सारे शेयर सौदे पूरे करता है, करोड़ों की कमाई अपने नाम कर
करता है और वहां से भाग निकलता है। उधर विमान में यात्रियों को उनके मोबाइल और बाकी सामान वापस मिलने लगते हैं। सैम इस मौके का फायदा उठाकर अमांडा का मोबाइल देखता है। उसे पता चलता है कि अमांडा की 16 साल की एक बेटी है जिसका नाम एलोडी है। यही बात सैम के दिमाग में एक नई योजना ले आती है। वह एक कागज पर लिखता है, एलोडी तुम्हारे लिए क्या चाहेगी। फिर वह कागज कॉकपिट के कैमरे के सामने उठाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही अमांडा कैमरे में वह संदेश पढ़ती है, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। कुछ ही पलों बाद वह अपने मोबाइल से खुद सैम को कॉल करती है। भारी मन से अमांडा स्वीकार करती है कि उसकी बेटी एलोडी समेत उसका पूरा परिवार उसी अपराधी संगठन के कब्जे में है। पूरे सफर के दौरान उसके पास एक गुप्त मोबाइल छिपा हुआ था और उसे साफ आदेश दिए गए थे कि जैसे ही उस मोबाइल पर संदेश मिले, उसे तुरंत कॉकपिट पर कब्जा कर लेना है। योजना के मुताबिक अगर एडगर और जॉन सुरक्षित भाग निकलते तो वे अमांडा को दूसरा संदेश भेजते जिसमें विमान को सुरक्षित उतारने का आदेश होता। लेकिन अगर वह संदेश नहीं आता तो उसे विमान को सीधे लंदन के बीचों बीच गिरा देना था। अब सैम पूरी स्थिति समझ चुका होता है। आमतौर पर वह अपनी बातचीत की कला से सामने वाले को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता था, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। एक पिता होने के नाते वह अमांडा के दर्द को महसूस कर रहा होता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसके अपने बेटे की जान खतरे में होती तो शायद वह भी उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता। लेकिन सैम जानता था कि सबसे कड़वी सच्चाई अब अमांडा को बताना ही पड़ेगा। वह उसे बताता है कि चाहे वह विमान गिराए या सुरक्षित उतारे, उसकी बेटी की जान किसी भी हालत में नहीं बचेगी। स्टुअर्ट पहले ही उसे बता चुका होता है कि यह अपराधी संगठन अपने सभी बंधकों को आखिर में मार देता है ताकि उनके खिलाफ कोई गवाह जिंदा न बचे। इस बात का सबूत भी सामने आ चुका होता है। दुबई एयरपोर्ट पर जिस सुरक्षा कर्मचारी ने हथियार विमान के अंदर पहुंचाने में उनकी मदद की थी, संगठन ने काम पूरा होने के बाद उसे और उसके पूरे परिवार को भी मार डाला था। ये सुनते ही अमांडा पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। उसी पल वह एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि अगर उसकी बेटी को बचाया नहीं जा सकता तो कम से कम इस विमान में बैठे बाकी 216 लोगों को जरूर बचाया जाएगा। अमांडा कॉकपिट का दरवाजा खोल देती है और सैम को अंदर आने देती है। दोनों तुरंत लंदन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं, जहां उनकी बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी एलिस सिंक्लेयर से होती है। एलिस उन्हें सुरक्षित लैंडिंग के निर्देश देने लगती है। दूसरी तरफ अमांडा भी पहले नौसेना में विमान उड़ा चुकी होती है, इसलिए उसे विमान उड़ाने का अनुभव होता है। लेकिन जैसे जैसे लैंडिंग का समय करीब आता है, सैम महसूस करता है कि अमांडा का आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। असल में उसे विमान उतारने से ज्यादा डर इस बात का होता है कि पायलट रॉबिन की हत्या के लिए उसे उम्र भर जेल जाना पड़ेगा। यह बात समझते ही सैम एलिस से कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को लाइन पर लाया जाए जो अमांडा को भरोसा दिला सके कि उसके साथ न्याय होगा। कुछ ही पलों बाद ब्रिटेन के होम सेक्रेटरी नील वॉल्श लाइन पर आते हैं। वह अमांडा से वादा करते हैं कि अगर उसकी बताई हुई बातें सच साबित होती हैं और उसने यह सब अपने परिवार को बचाने की मजबूरी में किया है, तो रॉबिन की मौत के लिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह सुनकर पहली बार अमांडा के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखाई देता है। अब वह पूरी तरह एलिस के निर्देशों पर ध्यान देने लगती है। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। विमान का ईंधन लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। एलिस बताती है कि अब इंजन की ताकत के भरोसे नहीं, बल्कि विमान को हवा में फिसलाते हुए सबसे नजदीकी रनवे तक पहुंचाना होगा। उधर विमान के अंदर सभी यात्रियों अपनी सीट पर सिर झुकाकर बैठ जाता है। धीरे धीरे विमान जमीन की तरफ उतरने लगता है। वह रिहायशी इलाकों के घरों की छतों के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है। आखिरकार विमान रनवे को छू लेता है। सैम पूरी ताकत से ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन में रिवर्स थ्रस्ट नहीं होने की वजह से विमान की रफ्तार कम नहीं हो पाती। तेज गति से दौड़ते हुए अचानक आगे का लैंडिंग गियर टूट जाता है। विमान का अगला हिस्सा जमीन से घिसटने लगता है। बाकी पहियों से चिंगारियां निकलने लगती हैं। रनवे पर कई जगह छोटे छोटे धमाके होने लगते हैं, लेकिन कई खतरनाक झटकों के बाद आखिरकार विमान रुक जाता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। डेविया तुरंत दरवाजा खोलती है और सभी यात्रियों को जल्दी जल्दी बाहर निकलने के लिए कहती है। कुछ ही मिनटों में सभी लोग विमान से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। बाहर पहले से ही फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और हथियारबंद सुरक्षा बल मौजूद होते हैं। सुरक्षा बल तुरंत बाकी बचे हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। सैम यह सुनिश्चित कर लेता है कि सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। अब वह खुद भी विमान से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह मार्शा के लिए खरीदा हुआ सोने का हार अभी भी विमान के ऊपर बने लगेज कंपार्टमेंट में रखा हुआ है। वह एक बार फिर अकेला विमान के अंदर लौट जाता है। हार उठाने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, अचानक विमान का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। सैम
हैरान होकर पीछे मुड़ता है। तभी उसकी नजर स्टुअर्ट पर पड़ती है। किसी तरह वह अपने हाथों में लगी झिपटाई खोलने में कामयाब हो चुका होता है। अब उसके हाथ में 2 भरी हुई बंदूकें होती हैं। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सैम से बदला लेना। स्टुअर्ट लगातार सैम को ढूंढता हुआ विमान के अंदर घूमने लगता है। सैम सीटों और दीवारों के पीछे छिपते हुए किसी तरह उसकी गोलियों से बचने की कोशिश करता है। सैम तुरंत मार्शा को 2 संदेश भेजता है। पहले संदेश में वह उससे माफी मांगता है। उसे अफसोस होता है कि उसने मार्शा की बात नहीं मानी। अगर वह इस फ्लाइट में सवार ही नहीं होता तो शायद आज इस मौत के खेल का हिस्सा भी नहीं बनता। दूसरे संदेश में वह सिर्फ एक बात लिखता है, मुझे अभी कॉल करो। मार्शा उन संदेशों में छिपी घबराहट को तुरंत महसूस कर लेती है और बिना देर किए सैम को फोन लगा देती है। पूरा विमान मोबाइल की घंटी की आवाज से गूंज उठता है। आवाज सुनते ही स्टुअर्ट सीधे वॉशरूम के अंदर घुसता है, लेकिन सैम अंदर नहीं होता। तभी सैम पीछे से पूरी ताकत से दरवाजा उसके ऊपर दे मारता है। वह लगातार कई बार दरवाजे से उसे टक्कर मारता है। आखिरकार स्टुअर्ट के हाथों से दोनों बंदूकें नीचे गिर जाती हैं। उसी समय हथियारबंद सुरक्षा बल विमान के अंदर पहुंच जाते हैं। वे स्टुअर्ट को गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार यह खतरनाक हाईजैकिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यहीं इस रोमांचक कहानी का अंत होता है। नेक्स्ट सीजन देखना है तो कमेंट करना मत भूलना।